गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइम्स एकेडमी फाउंडेशन में। मैं मोहम्मद शाहिद आप सबके इतिहास के डर को दूर भगाने आप सबके सामने आ चुका हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम लोग एक सफर पे निकले थे हवाई जहाज पे बैठ के। हवाई जहाज पे नहीं बैठ के, अपने यूट्यूब के माध्यम से हम एक सफर पे निकले थे और वो सफर हमारा जाता है बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा तक। यानी कि 10वीं कक्षा की आखिरी परीक्षा होने तक हमें अपने पूरे सिलेबस को पढ़ के खत्म कर लेना है। और उस क्रम में हमने पहला चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ लिया इतिहास का, और चैप्टर 2 भी पढ़ना शुरू कर दिया था और बहुत कुछ पढ़ भी लिया था। तो अगर आपने हमारा वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले दौड़ के जाइए और पहले जाकर उन सारे वीडियोस को देख लें, ताकि आपको आगे की कहानी समझ में आए। ठीक है, हम लोग साम्यवाद तथा समाजवाद को पढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसमें मैंने पिछली वीडियोस में समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है, दोनों की मुख्य सिद्धांत क्या है, इनके बारे में समझाया था आपको। ठीक है, तो पहले फटाफट जाके प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको आगे की कहानी समझ में आए। तो थोड़ा रिकॉल करते हैं, हमने पिछली वीडियो कहां पे छोड़ा था। हमने पिछली वीडियो कार्ल मार्क्स के समय छोड़ा था कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मार्च 1818 के जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ये सारी चीजें हमने देख लिया था। अब आगे जो हमें देखना है उस टॉपिक का नाम है मार्क्सवाद के सिद्धांत। कभी कभी 2 नंबर में आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मार्क्सवाद के सिद्धांत क्या क्या हैं। देखिए, ये सिद्धांत बड़े अजीब अजीब हैं जिनका अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा, और इंटरेस्टिंग बात बताएं, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। बस इनका नाम याद रख लीजिए आप, वही काफी है, क्योंकि इनके बारे में डिटेल आपको पढ़ना होगा तो आपको दास कैपिटल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इन सारे सिद्धांतों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको दास कैपिटल याद है, दास कैपिटल जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, तो फिर आपको वो पढ़ना पड़ेगा इनको समझना है तो फिर सर क्या करें, तो कुछ मत कीजिए, बस इन सिद्धांतों को थोड़ा सा देख लीजिए। पहला सिद्धांत क्या था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। भौतिकवाद का सिद्धांत मतलब ये कहते हैं ना कि समय के साथ जो अर्थव्यवस्था है वो एक समाज से दूसरे समाज में जाती रहती है। यानी अभी पूंजीपतियों के हाथ में अर्थव्यवस्था है तो आगे चल के श्रमिकों के हाथ में अर्थव्यवस्था आएगी, भौतिकवाद आएगी। ये क्या कहता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कहता है। इसके बारे में आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे क्या पूरे ग्रेजुएशन लेवल तक चले जाएंगे फिर भी आपसे द्वंद्वात्मक सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत या इन सिद्धांतों के बारे में नहीं पूछा जाता है। बस बिहार बोर्ड में आपके नाम दे दिए हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग के बीच में जो पूंजीपति वर्ग है और जो श्रमिक वर्ग है उनके बीच में हमेशा संघर्ष होता रहेगा, ये चलता है, ये प्रकृति है, ये ऐसा होता रहेगा। तीसरा जो इनका सिद्धांत था वो था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, कि इतिहास भौतिकता पर ज्यादा निर्भर है, बाह्य वस्तुओं पर ज्यादा निर्भर है। चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण जो इनका सिद्धांत है वो है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। ये चाहते थे कि राज्यहीन रहे और वर्गहीन रहे समाज में कोई वर्ग ना रहे। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं अगर आपके मन में कंफ्यूजन होगा ये सारे क्या हैं तो आपके एक्सप्लेनेशन नहीं पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में बस ये पूछे जाते हैं कि मार्क्सवाद के सिद्धांत क्या क्या हैं, सिद्धांतों को लिखिए। इन 5 सिद्धांतों को फटाफट लिख दीजिएगा। अब आगे चलते हैं और अपनी सफर को आगे जारी करते हुए हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद ये क्या कहता है भाई? तो इसके अनुसार कार्ल मार्क्स जानते हैं क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि इतिहास की प्रत्येक घटना, मार्क्स के अनुसार लिखते हैं थोड़ा सा, मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना के पीछे, इतिहास के प्रत्येक घटना के पीछे आर्थिक उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है, ये कौन कहते हैं? ये मार्क्स कहते हैं। और तो और मार्क्स आगे ये भी कहते हैं कि जो पूंजीपतियों का अभी समाज पे वर्चस्व है ना, वो कुछ ही समय के लिए है, क्योंकि इतिहास हमेशा द्वंद्ववाद के सिद्धांत के साथ चलता है। हर वो कहावत सुने ना,
हर दिन व्यक्ति का दिन आता है। सब समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूं? तो सबका दिन आता है। तो ये कहते हैं कार्ल मार्क्स से सबका दिन आता है। आज पूंजीपतियों का दिन है, तो आगे आने वाला समय समाजवादियों का दिन होगा, यानी कि श्रमिक वर्गों का दिन होगा। तो इसलिए बोलते हैं ये चलना है, चलने दीजिए। मार्क्स के अनुसार अब तक 6 चरण आ चुके हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास के 6 चरण आ चुके हैं। ठीक है, तो उसी में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक चरण। एक मिनट, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं हम लोग, उसके बाद आगे लिखते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं मार्क्स के जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत था उसके अनुसार उन्होंने बताया ऐतिहासिक चरण। ठीक है, उन्होंने बताया कि इतिहास के अभी तक 5 चरण आ चुके हैं। 5 चरण दृष्टिगोचर हैं। ये थोड़ा नया शब्द आ रहा है, दृष्टिगोचर, यानी अभी तक दिखलाई दे रहे हैं। और छठा चरण आने वाला है, यानी छठा दौर आने वाला है। ये कौन कहता है? ये कहते हैं मार्क्स भैया, आने वाला है। तो वो कौन कौन से चरण हैं? जो पहला चरण है, उस चरण का नाम है आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग, यानी ये कहते हैं कि प्राचीन काल में, जो बहुत पुराने समय में था ना, उस समय साम्यवादी युग था उस समय भी, लेकिन समय बदला और समय बदलने के साथ युग कौन सा आ गया? दास्ता का युग। दूसरा चरण कौन सा था? दास्ता का युग। फिर समय बदला और उसके बाद आ गया सामंती युग। कौन सा युग आया? जिसमें सामंती लोग सत्ता पे हस्तांतरण रखते थे। चौथा युग जो आया उसका नाम था, जो युग था उसका नाम था पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग। जो अपना छठा युग है उसका नाम है समाजवादी युग। समाजवादी युग। और छठा जो चरण आने वाला है, छठा जो युग आने वाला है मार्क्स के अनुसार, वो है साम्यवादी युग। साम्यवादी युग। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मार्क्स के अनुसार कौन सा युग आने वाला है? तो वो है साम्यवादी युग। कौन से युग आ चुके हैं तो वो बताते हैं। पहला जो समय था वो कौन सा था? आदिम साम्यवादी। पुराने समय में लोग साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो करते होंगे, शायद इनकी कल्पना है। फिर इनके अनुसार उसके बाद दौर आया दास्ता का, जब लोग गुलामों को रखने लगे। फिर उसके बाद दौर आया सामंती का, सामंती व्यवस्था शुरू हो गई। उसके बाद आई पूंजीवादी व्यवस्था, उसके बाद आई समाजवादी व्यवस्था, और उसके बाद आएगी कौन सी? साम्यवादी व्यवस्था। ये किनका मानना था? मार्क्स का। तो ये दो छोटे छोटे लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में बताइए और ऐतिहासिक चरणों के बारे में बताइए। ये थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आने वाला है। अपने इतिहास का जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आने वाला है, और उस टॉपिक का नाम है रूस की क्रांति। रूस के लोग रूस गए थे, खिसिया गए थे, ठीक है। तो वो रूस की क्रांति पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक देखते हैं, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1864 में बुलाया गया था, 1864 में हुआ। और इसका उद्देश्य, इसका श्रेय भी जाता है किसको? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ने एक भाषण दिया प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, और उसमें कहा कि मजदूरों को अपने लिए खुद से काम कीजिए। मजदूरों के लिए अगर हक की बात कर रहे हैं, श्रमिकों के हक की बात कर रहे हैं, तो वो हक की बात वो श्रमिक खुद ला सकते हैं, कोई और उनके लिए हक की बात नहीं लाएगा। वो मानते हैं, कौन मानता है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं चाहे आप कितना भी मशीन ला दीजिए, चाहे आप कितना भी औद्योगिकरण कर दीजिए, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी ला दीजिए, लेकिन जब तक पूंजीवादी न चाहे, पूंजीपति न चाहे, तब तक श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसीलिए पूंजीपतियों का विनाश ही श्रमिकों के लिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। यानी उस समय डिक्लेयर किया इन्होंने प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कि पूंजीपतियों का विनाश हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसमें एक नारा दिया गया, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। यह नारा कब दिया गया था? यह नारा 1864 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। क्या नारा दिया गया? कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं
और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि किसने कहा कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे पास कोई काम नहीं होगा, हमारा जो कर्तव्य नहीं होगा, तो फिर अधिकार कहां से मिलेगा हमें, और हमारे पास अधिकार ही नहीं रहेगा, हम कुछ काम करने के लिए फ्री ही नहीं है, तो फिर उसको कर्तव्य समझ के हम कहां से करेंगे। तो ये कहा था मार्क्स ने। उसके बाद द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है। कब होता है? दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। तो उसके बाद द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होती है। ठीक है, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, यह सम्मेलन कब होता है? यह सम्मेलन 14 जुलाई 1889 ईस्वी को, ठीक है, 89 ईस्वी को पेरिस में हुआ। और इसमें करीब करीब 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें 20 देशों के कहां हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, तो इसमें मांगे रखी गई कुछ, इस सम्मेलन में, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कुछ मांगे रखी गई, और वो मांगे में जो पहली मांग थी वो रखा गया कि मजदूरों की, जो श्रमिक हैं, उनके काम के घंटे 8 घंटे निर्धारित किए जाएं। यानी वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं हो, उन्हें दिन भर में कितने कम घंटे काम करने को मिले, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे ही काम करने चाहिए। दूसरी जो मांग रखी गई, वो मांग रखी गई थी कि प्रत्येक साल 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाए। 1 मई को, तो देखते हैं आगे। ठीक है, तो हम देख रहे थे क्या कि 14 जुलाई 1889 को पेरिस में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और इसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि प्रत्येक श्रमिक को एक दिन में सिर्फ 8 घंटे ही काम करने चाहिए, और प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाए। ठीक है, तो उसके बाद अगले साल 1 मई 1890 को पूरे विश्व में मजदूरों द्वारा हड़ताल किए गए, और उस दिन से ही अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, जो इस बात को साबित करता था कि कहीं ना कहीं समाजवाद का वर्चस्व, समाजवाद का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ रहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस को मनाने के पीछे कारण है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि पेरिस में हुआ था। ठीक है, तो इन कारणों ने कहीं ना कहीं समाजवाद को फैलाया। अब जो समाजवाद का सबसे अच्छा प्रयोग, समाजवाद कहिए या साम्यवाद कहिए, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं जुड़वा भाइयों की तरह हैं, तो इनका सबसे अच्छा प्रयोग अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो होता है 1917 में जो रूस में क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। तो उस क्रांति में सबसे इसका अच्छा रूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो एज एक एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में रूस की क्रांति के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।